अजीत पवार की एनसीपी में हलचल तेज है। बैठकों का दौर चल रहा है। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनकी खाली जगह को भरने की कवायद जारी है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसा होता है तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। हालांकि कल पार्टी की बैठक के बाद ही अंतिम फैसला होगा। उधर एनसीपी के दोनों गुटों में आपस में विलय की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी मिल पा रही है कि सुनेत्रा पवार ही अगली डिप्टी सीएम हो सकती हैं। कुल मिलाकर जो मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से यह तमाम जानकारी आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद कुछ ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी मंथन जारी है। अजीत पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम का पद खाली है। उन्हें जो विभाग मिले थे उन विभागों को लेकर भी फैसला करना है। अजीत गुट के एनसीपी में इन बातों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जल्द ही पार्टी इस मामले में बैठक करने जा रही है। अजीत पवार का उत्तराधिकारी कौन, डिप्टी सीएम का पद किसे मिलेगा, जो विभाग उनके पास थे अब वो विभाग किसे दिए जाएंगे, ये विभाग पहले की तरह ही एनसीपी के पास रहेंगे, पार्टी की नेशनल लीडरशिप किसे दी जाएगी, पार्टी कार्यकर्ताओं को अजीत पवार की तरह कौन संभाल पाएगा। इन सवालों के बीच अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके बंगले वर्षा पर मुलाकात की। छगन भुजबल ने बताया कि जल्द ही एनसीपी की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य मिलकर तय करेंगे कि अजीत पवार के खाली पद पर कौन बैठेगा। हालांकि छगन भुजबल के मुताबिक सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने पर पार्टी में चर्चा हो रही है। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है जैसे कि कोई शख्स अगर चल बसता है तो कई बार 3 दिन का जो है दुख मनाते हैं, कई बार 10 दिन। मान लीजिए डिप्टी सीएम को लेकर फैसला हो भी गया तो अजीत पवार के विभागों की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इस पर भी निर्णय लेना होगा। क्या ये विभाग एनसीपी के कोटे में ही रहेंगे या फिर महायुति के दूसरे सहयोगी दलों में विभागों का बंटवारा होगा। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, एनसीपी के फैसलों पर अनिश्चितता नहीं, हमारी मांग है कि अजीत के पोर्टफोलियो को लेकर अनिश्चितता ना हो। एनसीपी से जुड़े फैसलों को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजीत गुट के अध्यक्ष अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या एनसीपी अजीत गुट का शरद पवार गुट वाले एनसीपी में विलय हो जाएगा? छगन भुजबल इस सवाल का जवाब तो टाल गए, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों गुटों के एक होने की इच्छा अजीत पवार पहले ही कर चुके हैं। ऐसा है कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, ये माननीय अजीत दादा पवार की ये दिली इच्छा थी। उसके लिए उन्होंने काफी जयंत पाटिल साहब और हमारे सबसे काफी बार मीटिंग भी हुई, उनकी भी पार्टी में उसकी चर्चा हुई है। करके अजीत दादा चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और वो हिसाब से निर्णय हो चुका था। सिर्फ कब इसको डिक्लेयर करना है ये सिर्फ बाकी था। पहले यह तय हुआ था कि महानगर पालिका के चुनाव के बाद में 20 जनवरी तक इसका डिक्लेरेशन करके दोनों पार्टी इकट्ठा आएंगी, लेकिन एक जिला परिषद के चुनाव लगने से थोड़ा ये फैसला आगे गया। बहरहाल अजीत पवार के पास महत्वपूर्ण विभाग थे, इसलिए पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल का जोर है कि ये विभाग पार्टी के पास ही रहे, विभागों का प्रभार किसी अन्य सहयोगी दल को न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको जो अजीत पवार के पास डिप्टी सीएम पद के अलावा कई अहम और भारी भरकम विभाग भी थे, वो राज्य के वित्त मंत्री भी थे। अब आपको जो ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन से विभाग थे जो उनके पास थे। अब देख लीजिए अजीत पवार के पास कौन कौन से विभाग थे। वित्त और नियोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास ये विभाग था, लेकिन जब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वित्त विभाग अपने पास रखा था। जी हाँ,
तो वित्त और नियोजन राज्य उत्पाद शुल्क जो है ये विभाग भी, इसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण अतिरिक्त प्रभार था ये, और अल्पसंख्यक विकास अतिरिक्त प्रभार। तो ये जो 4 विभाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चारों विभाग अजीत पवार के पास थे। जी हां, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये पूरी ताकत भी उनको मिली थी। इसके अलावा अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि पार्टी की जो भूमिका है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। देखना यह होगा कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है सुनेत्रा पवार को लेकर, अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो क्या हमने जब पिछले समय में देखा कल्पना सोरेन ने किस तरीके से पार्टी को संभाला था जब हेमंत सोरेन जेल में थे, या फिर राबड़ी देवी का वो काल, क्या उस तरीके की कुछ राजनीति बनती हुई नजर आएगी? ये कई बड़े सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी। अब आपको देखिए ये भी बता देते हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार पार्टी के अध्यक्ष भी थे और डिप्टी सीएम भी। चर्चा है सूत्रों के हवाले से कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम और पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन क्या यह इतना आसान फैसला होने वाला है? राजनीति में इच्छाओं का अंत नहीं है। अब जब अजीत पवार नहीं रहे तो पार्टी के कई नेताओं में आगे बढ़ने की इच्छा भी बलवती हो रही होगी। ऐसे में सुनेत्रा पवार को अगर पावर मिलती है तो कई अहम सवाल भी खड़े होंगे। अब वो सवाल कौन से हैं? देखिए, हम आपको बता देते हैं। ये सवाल है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने पर पार्टी में क्या आम सहमति बनेगी? क्या सब लोग इस फैसले का समर्थन करेंगे? सुनेत्रा को पार्टी की कमान सौंपी गई तो सभी नेता सहमत होंगे क्या एक साथ? क्या पार्टी के सभी विधायक जो है वो आएंगे? विधायक नाराज हुए तो बगावत का भी तो खतरा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी टूट सकती है। एनसीपी में कई सीनियर नेता दावेदारी की कतार में है। जहां कई बड़े नेता हैं जिनका नाम सामने आता है। संगठनात्मक संतुलन साधना बड़ी चुनौती होगी। ये अपने आप में एक बड़ा काम है जो करना होगा। संगठन बनाम सरकार की शक्ति संतुलन चुनौती होगी ये बनाना। मराठा बनाम अन्य सामाजिक समीकरणों की भी एक कसौटी है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और राज्य नेतृत्व के साथ तालमेल जरूरी है। क्योंकि अगर आप एनसीपी को समझें जो अजीत पवार की है, वो लगातार बीजेपी के साथ जरूर आए लेकिन वो अपने सिद्धांतों के साथ उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। तो ये वो अहम चुनौतियां होंगी जो आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे में अब आपको ये बता देते हैं कि अगर जो विलय होगा, इस संभावना से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाए। शरद गुट के एनसीपी नेता अनिल देशमुख कह रहे हैं कि अजीत पवार ऐसा ही चाहते थे। कई दौर की बैठकें हुई, अब अगर दोनों गुट एक हो गए तो फिर क्या संभावना बनती है, ये भी अब आपको समझना चाहिए। देखिए, कैबिनेट का गणित जो है वो बदल जाएगा निश्चित तौर पर। आपको बता दें, एनसीपी शरद के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार और पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाएंगे। विलय के बाद एनसीपी के लोकसभा में 9 सांसद हो जाएंगे। विधानसभा में एनसीपी के 51 विधायक हो जाएंगे। सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर संतुलन बिगड़ने का खतरा है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के भीतर भी बदल सकता है संतुलन। तो ये वो तमाम बदलाव हैं जो हो सकते हैं, और ऐसे में अब देखना यह है कि क्या पार्टी जो है वो इन तमाम बदलाव के लिए तैयार है। अगर अजीत पवार एक बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं तो आखिरकार उसको कैसे भरा जाए, अब उसको कैसे बैलेंस किया जाए, पार्टी को कैसे संभाला जाए और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी कि पार्टी ना बिखरे, इसके लिए वो कौन सी रणनीति है जो परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अपनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और यह भी कि क्या जो विभाग अजीत पवार के पास थे, क्या वो सारे विभाग वापस एनसीपी को मिलेंगे, अजीत पवार गुट को, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और जो सूत्रों के बारे में जानकारी मिली है, सुनेत्रा पवार को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो क्या उन्हें वो सारे विभाग मिलेंगे जो अजीत पवार को मिले थे? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है ढूंढने की कोशिश और कवायद। आज भी एक मीटिंग हुई थी, जो बड़े जनप्रतिनिधि थे उनके, अब देखना ही होगा कि क्या कुछ होता है।